जय भवानी। जय शिवाजी। मुझे बहुत धीरे बोलना है, आपको बोलना है, बात तो माइक है। जय भवानी। जय शिवाजी। जय भवानी। जय शिवाजी। भाषण के पहले इतनी बड़ी संख्या में इतने वरिष्ठ जन, मातृशक्ति हम विराजमान हैं। मैं अपनी तरफ से और अपनी पार्टी की तरफ से आप सबको हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। मंच पर उपस्थित संसद में जिनका मेरा साथ रहा है, यहाँ वरिष्ठ नेता, पूर्व सांसद माननीय शिवाजीराव अटलराव पटेल साहब, महाराष्ट्र विधानसभा की वरिष्ठ नेता, वरिष्ठ विधायक और सुदूर लोकसभा में संगठनात्मक प्रभारी माननीय श्रीमती माधुरी मिसाल जी, पार्टी के जिले के अध्यक्ष माननीय गणेश बेगड़े जी, लोकसभा के संयोजक और पार्टी के महामंत्री धर्मेंद्र भंडारी जी, शांताराम गोपाल जी जो हमारे यहाँ के मंडल के अध्यक्ष हैं, एक तेज तर्रार समाज सेवक और राजनेता भाई अतुल देशमुख जी, शरद दुटे पाटिल जी, भगवान जी पोखरकर जी, शेखर जी सेठे, चांदराव जी सुबेकर, महाराष्ट्र सरकार के सभी अधिकारीगण, विशेषकर मुझे इसमें नाम लिखा है मैडम मावटी जी और उपस्थित सभी बहनों और भाइयों। मैं बीच में लगातार कुछ दिनों महीनों से महाराष्ट्र का दौरा कर रहा हूँ। जहाँ भी जाता हूँ तो कुछ ऐसी बातें ध्यान में लाई जाती है जिस पर विश्वास होता नहीं। मैं तो ये समझता था कि जो लोग लंबे समय राजनीति में काम करते हैं वो जितने वरिष्ठ होते हैं उतने ईमानदार होंगे, पर ऐसा मुझे लगा नहीं। राजनीतिक ईमानदारी ये होती है श्रेय लेने में किसी को कोई प्रतिबंध नहीं है। मैं भारत सरकार का मंत्री हूँ, कभी भी किसी सरकारी कार्यक्रम में जाता हूँ, निष्ठापूर्वक, संकल्पपूर्वक वहाँ का विधायक और सांसद उन्हें मैं आमंत्रित करता हूँ, तो किसी पार्टी के, क्योंकि हम ये मानकर चलते हैं कि वो जनप्रतिनिधि हैं, जनता ने उनको चुना है। हमारे मतभेद हो सकते हैं, लेकिन हम किसी को पीछे से धक्का दें, ये पाप करने के लिए हम राजनीति में तैयार नहीं है। तो इसलिए अगर आज आपको आभार व्यक्त करना है तो एक बार प्रधानमंत्री जी के लिए दिल से ताली बजाइए। और ऐसे याद दिलाना चाहता हूँ 2014 और एक साल पहले कोई 2013 का स्मरण करेगा तो लोगों को विश्वास नहीं होगा। 2013 भारत का ऐसा वर्ष था जब लोगों का दलों से और नेताओं से भरोसा हो गया। लोग समझते थे कि बेईमानी ही राजनीति का आचरण है, दूसरा हो नहीं सकता। भ्रष्टाचार, व्यक्तियों से नाराजगी, पार्टियों से नाराजगी, और मुझे लगता है कि ये कृपा थी भारत पर। तो उसका परिणाम था कि 2014 में वोट पड़े और मोदी जी स्पष्ट बहुमत की सरकार के साथ देश में आए। 14 में हमने कोई बहुत जल्दबाजी नहीं की। 2015 आया, प्रधानमंत्री आवास योजना का आकाश किया, फिर हर घर बिजली, हर घर गैस, शौचालय, ये सारी बातें 2016, 2017, 2018, 2019 का चुनाव आया। 2019 के चुनाव में आपने फिर से आशीर्वाद किया, उसका प्रधानमंत्री मोदी फिर प्रधानमंत्री बने। शपथ लेने के साथ देश के प्रधानमंत्री ने घोषणा की कि 2024 तक हर घर तक शुद्ध पेयजल पहुंचना चाहिए।
मैं बहुत पीछे ले जाना चाहता हूं। जब देश आजाद हुआ और जब काम तय हुए कि राज्य सरकार क्या करेगी, भारत सरकार क्या करेगी, आप सब समझदार लोग हैं। जो नौजवान है उसको जरूर पुस्तक पढ़नी चाहिए, संविधान के संबंधों को समझना चाहिए। सड़क, बिजली, पानी, आवास, पेयजल, स्वास्थ्य, ये सब राज्य के विषय थे। ये काम राज्य सरकारों का है। जब राज्य सरकार नहीं कर सकी तो आप क्या याद करिए अटल बिहारी वाजपेयी जी को, जब वो प्रधानमंत्री सड़क योजना लेकर आए, इस देश में टैक्स नहीं लगा, सेस लगा। 1 लीटर पेट्रोल पर 1 रुपया और 1 लीटर डीजल पर 50 पैसा। टैक्स जनता पर नहीं लगाया गया, सेस लगाया गया। और एक आज जितना पैसा आएगा उससे प्रधानमंत्री सड़क योजना का काम होगा। मैं पूछता हूं बड़ी विनम्रता के साथ, जो श्रेय लेने की होड़ में लगे हैं, हमारी पार्टी का यहाँ विधायक नहीं होगा, सांसद नहीं होगा, लेकिन ये दावा मैं कर सकता हूं कि किसी गांव में अगर सड़क गई तो उसका सिर्फ और सिर्फ अटल बिहारी वाजपेयी होगा। अगर प्रधानमंत्री आवास योजना हो या जितनी भी देश की योजनाएं हैं, उन योजनाओं में जो भी निर्णय मोदी जी ने किया, मैं पूछता हूं क्या राज्य सरकारें जवाब दे देंगी? जमीन आपको उपलब्ध कराना है, ये बात सच है, लेकिन जितनी भी योजनाएं बनाई गई वो राज्यों ने जब वो काम नहीं किया, वो काम भारत के प्रधानमंत्री ने किया। मैं तो और आगे तक कहता हूं कि मोदी सरकार की कोई भी योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, शौचालय, बिजली, उज्ज्वला गैस और हर घर जल, ये सिर्फ और सिर्फ मातृशक्ति के सम्मान और स्वाभिमान को बचाने वाली योजना है। दर्द कौन समझेगा? जो पानी लाकर लाता है वो दर्द समझेगा ना, जो धुएं में आग जलाता है वो दर्द समझेगा, जो बाहर जाकर शौच करने की परिस्थितियां मजबूर करता था वो समझेगा कि दर्द क्या होता है। दर्द आम आदमी को समझ में आएगा, लेकिन श्रेय लेने वाले लोगों को समझ में नहीं आएगा, हम जानते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि कुछ तो ईमानदारी होनी चाहिए। इतना ही नहीं, जो कार्य प्रणाली का अंतर है वो महत्वपूर्ण है। मोदी जी आए, मोदी जी ने धन दिया, उन्होंने कहा सबका साथ सबका विकास, कुछ लोगों ने उसका भी मजाक बढ़ाया। लेकिन मैं उनसे पूछता हूं, किसी भी ग्राम पंचायत में, किसी भी तहसील में, किसी विधानसभा क्षेत्र में आप एक नाम बताइए कि हमारी योजना में किसी जाति, धर्म और पार्टी के आधार पर भेद किया होगा तो आपने किया है, चेहरा देख कर देने का पाप आपने किया, हमने नहीं किया। हमने पैसा देने में कभी कटौती नहीं की। कोई हम पर इस बात का आरोप नहीं लगा सकता। मैं जल शक्ति का मंत्री हूँ। 1 साल पहले ये तय हुआ था कि जो भी राज्य सरकार अगर वो 1000 करोड़ रुपया साल में खर्च करती है तो 3000 करोड़ रुपया निकाल सकती है। ये नीति निर्धारित करने वाले कौन? ये नीति निर्धारित करने वाले नरेंद्र भाई मोदी। आपको पानी पिलाना चाहिए, आपके पास पैसा नहीं था। मोदी ने कहा कि 60% भारत सरकार देगी, 40% आप लगाइए, लेकिन अपने लक्ष्य पर हर घर तक पानी पहुंचाइए। मैं पूछता हूं गुनहगार कौन? और ये बात ये भी तय की गई कि जो मैदानी राज्य होंगे उनमें 60% भारत सरकार देगी, 40% राज्य सरकार देगी। जो हिमालयन स्टेट्स है, नॉर्थ ईस्ट है, वहां 90% भारत सरकार देगी और 10% राज्य सरकारों को लगाना है, क्योंकि वहां मुश्किलें ज्यादा है। और जो यूपी है उनको 100% भारत सरकार दे रही। ये फॉर्मेट बनाया, हमने किसी के साथ बेईमानी नहीं की। जब अटल बिहारी वाजपेयी ने प्रधानमंत्री सड़क योजना शुरू की थी तो उन्होंने कहा था कि 2000 की आबादी के गांव पहले जुड़ेंगे, फिर 1000 की आबादी के जुड़ेंगे, फिर 500 की आबादी के जुड़ेंगे। हमने किसी के साथ भेदभाव नहीं किया नीति बनाते समय। मुझे लगता है श्रेय लेना है तो फिर जिम्मेदारियां भी लेनी चाहिए। मैं आपको महाराष्ट्र का आंकड़ा देता हूँ। 2019 में जब जीवन मिशन जब शुरू हुआ था तो महाराष्ट्र देश के उन राज्यों में था, महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, तो सबसे अच्छी स्थिति में थे। उस समय गोवा 50% से ज्यादा पाइपलाइन से अपने घरों को पानी देता था, लेकिन महाराष्ट्र में भी 33.21% लोगों के पास पाइपलाइन से पानी पीने की सुविधा थी। ऐसा महाराष्ट्र सरकार का आंकड़ा है 15 अगस्त 2019। आज आप कहां पर पहुंचे 2022 तक? 71.66%।
ये आपकी प्रोग्रेस। तेलंगाना कितने पे था? 23% पर, और आज से 2 साल पहले वो 100% घरों में पानी दे चुका। क्या तुलना नहीं करनी चाहिए? इसका जिम्मेदार कौन है? मैं एक और आंकड़ा आपको देता हूँ। कई बार संसद में और विधान परिषदों में तो शायद ये बात होती होगी, आम आदमी को पता नहीं होता, इसलिए लोग श्रेय की होड़ में दौड़ लगाते रहते हैं। 2019-20 में भारत सरकार ने महाराष्ट्र को दिया 847 करोड़ रुपया। महाराष्ट्र सरकार ने खर्च की निकाला कितना, जो ड्रा किया, कुल 345 करोड़ रुपया, यानी लगभग आधा। 2021 में हमने दिया 1828 करोड़ रुपया, महाराष्ट्र सरकार ने ड्रा किया कुल 457 करोड़ रुपया, यानी 1/3 से भी कम। उसके बाद में 2021 और 22 भारत सरकार ने तय किया कि 3 गुना पैसा हम देंगे। 7,064 करोड़ रुपया भारत सरकार ने आवंटित किया। महाराष्ट्र सरकार ने पैसा निकाला 1666 करोड़। मुझे लगता है कि कौन जिम्मेदार है? उसके बाद आपने इतना पैसा निकाला, खर्च कितना किया? 19-20 में 736 करोड़, और 20-21 में 797 करोड़, 21-22 में 875 करोड़, और जो अभी 22-23 चल रहा है उस पर 468 करोड़ लगातार जारी है। जो लोग श्रेय देते हैं उनको इस धीमी गति का जो पाप महाराष्ट्र की जनता के साथ किया है, पर उसकी जिम्मेदारी भी लेनी चाहिए। और मैं इस ढंग से कहता हूँ, जो पिछली महागाड़ी की सरकार थी उसने सिर्फ श्रेय देने के चक्कर में इस पैसे का उपयोग नहीं किया, और महाराष्ट्र की जनता को ये सजा दी है। आपको तो सजा, माफी मांगनी चाहिए महाराष्ट्र के लोगों से श्रेय लूटने की जगह पर। अन्यथा आज तक मेरा विश्वास है कि महाराष्ट्र के हर घर तक पानी पहुंच सकता था 2023 तक। अभी जो आंकड़ा है वो 2024 तक पहुंचेगा। मित्रों जी, ऐसी चीजें हैं जो आम आदमी को पता होनी चाहिए। हम कहते हैं कि आप जनप्रतिनिधि हैं, आपको अधिकार है, और निश्चित रूप से आपको वहां उपस्थिति का भी अधिकार है। दूसरा है फूड प्रोसेसिंग का। मैं भी पिछली जगह पर था, माननीय शिवाजी राव जी ने और हमारे मित्र शिंदे जी ने उससे कहा, मैं उनको रास्ते में कह रहा था कि ये भारत सरकार भी कमाल की है, वो करती नहीं सिर्फ पैसा देने का काम करती है। अब आप पैसा मांगोगे नहीं तो हम देंगे किसको? भारत सरकार के पास पर्याप्त पैसा है, हमें पैसा खर्च करना हमारी वो है कि कोई ले तो हम तो देने के लिए तैयार है। आप प्याज का प्रोसेसिंग प्लांट लगाए, आलू का लगाए, जितने का लगाए हम देने के लिए तैयार हैं। आप लेकर तो चलो क्या है, हम किसान बैठे हुए हैं। मैंने ये बात कही है पिछली जगह पर कि प्याज के सामने संकट क्या है, वो या तो उग आएगी या सड़ जाएगी। अगर किसी भी फल की या सब्जी की उम्र बढ़ा दी जाए तो किसान को भी लाभ होगा, जो व्यापार करेगा उसको भी लाभ होगा, लेकिन सबसे बड़ा लाभ तो देश को होगा कि चीज सड़ेगी नहीं तो किसी के तो काम में आएगी, किसी को तो उसकी कीमत मिलेगी। और ये बात जब कही गई तो उसमें जो रिसर्च हुआ है वो हवा अनुसंधान केंद्र ने किया, और वो तकनीक अभी देश में 3 जगह पर काम कर रही है। उसमें देवास मध्य प्रदेश है, नासिक है, और एक मुंबई में जहाँ पर ये ट्रायल हुआ था। और अगर एक बार विकरण से प्याज निकल जाए तो 12 महीने तक वो उगेगी नहीं, इसकी गारंटी है। और अगर 27 डिग्री के टेम्परेचर पर वो मेंटेन की जाती है तो 7% से ज्यादा वो सड़ नहीं सकती, इसकी गारंटी है। और मैं मानता हूं अगर 6 महीने भी प्याज, 7 महीने की उम्र भी हमने अगर उसकी ले ली तो किसान को जो कीमत मिलेगी, जो वो चाहता है वही कीमत उसको मिलेगी। और इसलिए मैंने कहा साहब को कि भाई अगर लगाना है तो उसको लगाइए। हाँ, एक भ्रम जरूर है जो उपभोक्ता के मन में भी है, किसान के मन में भी है, तो उसको लगता है कि विकरण से अगर प्रोसेस होगी तो कहीं खाने में नुकसान तो नहीं करेगी, उस कारण से वो उसमें जाता नहीं। लेकिन जब मैंने उसको टटोला कि जो प्याज निर्यात होती है तो अगर किसी देश में जाती है तो उस देश में पहले वो प्रोसेस होती है और उसके बाद बिकती है, और वहां वो 4 गुना पैसा देता है हमारा व्यापारी, जिससे चाहे वो यहीं से प्रोसेस करके ले जाए और उसके बाद उस सर्टिफिकेट के आधार पर वो निर्यात करे। और यहाँ पर अगर बचाने का काम हमने किया तो मैं मानता हूँ कि किसान के लिए वरदान साबित होगा। और इसलिए अभी मैंने अपने मंत्रालय से रिपोर्ट मांगी है, निफ्टम से मांगी, और हमारी 4 जो लैब है, फूड लैब है, उनसे मैंने कहा कि जब ये गारंटी आप दे रहे हैं
तो हमको सर्टिफिकेट इश्यू करके दीजिए, ताकि भारत सरकार का फूड प्रोसेसिंग मंत्रालय एक सर्कुलर निकालकर सारे देश में जारी करेगा कि जो भी विकिरण से प्रोसेस हुई प्याज है वो खाने में नुकसानदेह नहीं है, ताकि किसान का और उपभोक्ता का विश्वास मजबूत हो सके और किसान का भला हो सके। मुझे लगता है कि इतनी सारी चीजें, अभी प्रधानमंत्री ने पिछले साल कहा था 2 लाख लघु उद्यमियों को हम 10,000 करोड़ 5 साल में देकर और उनको तकनीक और आर्थिक सहयोग करके उनको हम ऊपर उठाने का काम करें। आपको आश्चर्य होगा, 45,000 पहले साल में देना थे, 26,000 आवेदन आए। या तो लोग लघु उद्यमी का अर्थ नहीं समझ पाए। लघु उद्यमी का मतलब है कि यदि आप फूड प्रोसेसिंग का काम आप व्यक्तिगत तौर पर करते हो तो भी मिलेगा, अगर कोई समूह है तो उसको भी मिलेगा, सेल्फ हेल्प ग्रुप है तो उसको भी मिलेगा, सोसाइटी है और फूड प्रोसेसिंग का काम करती है तो वो भी ले सकता है, जो एफपीओ है अगर वो फूड प्रोसेसिंग का काम करता है तो वो भी ले सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि सूचना की कोई कमी है। 10,000 करोड़ रुपए हम बांटने के लिए बैठे हैं और हमसे कोई लेने के लिए तैयार नहीं है। जब ये जानकारी लगी तो लगा कि नहीं, लोगों तक इस बात की सूचना नहीं है। इसलिए मैं आपको किसान बंधुओं से निवेदन करता हूँ कि राजनीति सिर्फ इस बात के लिए नहीं कि जब चुनाव होगा तब हम वोट करेंगे। राजनीति का मतलब है कि सरकार के पास जो आर्थिक स्थिति है उस आर्थिक स्थिति का हमें लाभ लेना चाहिए। प्रधानमंत्री ने अभी कहा मंत्रिपरिषद की बैठक में कि बजट को खर्च करिए, जितना पैसा दे सकते हैं आप दीजिए, उसके लिए कागजी कार्रवाई कम करिए और कंप्लायंस कम करने में लगातार भारत की सरकार काम कर रही है। एक हमारे मित्र कोई कह रहे थे कि साहब इसमें कुछ कम करना चाहिए। मैंने कहा आपको लगता है कि आपने आवेदन ही नहीं किया। अब तो आप मेरे मंत्रालय में अगर कोई भी समूह या कंपनी एक बार आवेदन करेगी तो दोबारा उसे दूसरे काम के लिए कागज जमा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये भारत सरकार ने आपको सिर्फ अपनी तात्कालिक बैलेंस शीट पर देनी पड़ेगी जिस वर्ष में आप कर रहे हैं। तो उसके अलावा आपको ना तो आइडेंटिफिकेशन देना पड़ेगा, ना रजिस्ट्रेशन देना पड़ेगा, ना पैन कार्ड का नंबर देना पड़ेगा। जो चीजें आपकी एक बार जाएंगी उस मिनिस्ट्री के भीतर, उसके अलावा आपको दोबारा कोई कागज मांगे तो निश्चित रूप से उसकी जवाबदेही तय होगी कि उसने कागज कैसे मांगा। ये चीजें हैं जिसका लाभ आज देश ले रहा है और इसलिए कहीं ना कहीं इस तकनीक के लाभ की तरफ भी हम सबको आगे बढ़ना चाहिए। मैं आपसे यही प्रार्थना करूंगा कि अभी मैं सुरूर में और भी कई बार आऊंगा, लेकिन मैं आयोजकों को धन्यवाद दूंगा कि आपने ऐसे मंच पर यहाँ पर मुझे बुलाकर संवाद का मौका दिया है। मुझे अपनी बात इसलिए कहनी पड़ी कि मुझे लगता है कि राजनीति की ईमानदारी ये कहती है कि जो मैं करूं उसी का श्रेय मैं लूं। मैं 8 लोकसभा के चुनाव लड़ चुका हूँ, 5वीं बार लोकसभा का सदस्य हूँ, 4था क्षेत्र है मेरा ये, जहाँ पर अभी मैं सांसद हूँ। मैं कभी भी हमेशा ये कहता हूँ कि जो चीज इसने की है श्रेय उसी को जाना चाहिए, उससे बेहतर करिए अगर आपको करना है तो। हाँ, हम अपने नेता पर गर्व करते हैं कि अगर उन्होंने कहा कि सबका साथ सबका विकास, तो वो विश्वास आज भी कायम है। और इसलिए हम दावे के साथ इस मंच पर खड़े होकर कह रहे हैं यदि हमने किसी के साथ भेदभाव किया हो तो वो खड़े होकर कहे तो हम उसका जवाब देने के लिए तैयार हैं। लेकिन हमारी नीति ऐसी है, हमारा फ्रेमवर्क ऐसा है जिसमें कभी कोई हमारे ऊपर उँगलियां नहीं उठा सकता। और इसलिए मुझे लगता है कि विकास के इस दौर में जहाँ दुनिया हमारा इंतजार कर रही है, अगला साल मिलिट्स का ईयर घोषित हुआ है, वो भी प्रधानमंत्री जी के प्रस्ताव पर। G20 की अध्यक्षता आजादी के बाद पहली बार भारत को मिली है और साल भर जो भी देश विदेशों से मेहमान है वो साल भर आएंगे। लगभग 70 शहरों में उनका आवागमन होगा। पहले तो सिर्फ दिल्ली में ही होता था, अब दिल्ली आखिरी दिन दिल्ली का है। पूरे देश में 70 स्थानों पर वो अलग अलग दुनिया भर के नेता आएंगे और सरकार ने पहले से तय किया कि स्वल्पाहार में सिर्फ मिनट से बनी हुई चीजें उनको परोसी जाएंगी। ये भारत की ताकत है। हम दुनिया में 40% मिनट पैदा करते हैं। अब जहाँ पानी की सिंचाई होती है या तो हम गन्ना लगाएंगे या गेहूं लगाएंगे या धान लगाएंगे। हम खुद अपनी परंपरागत खेती को भूलते जा रहे हैं। दुनिया का बाजार भारत का इंतजार कर रहा है। अगले वर्ष के बाद मिर्च की कीमत से आसमान छुएंगी। दुनिया में अगर कोई सप्लाई कर सकता है तो सिर्फ और सिर्फ भारत कर सकता है। और मुझे लगता है किसान भाइयों को उस पर भी विचार करना चाहिए। प्रधानमंत्री का जो दूरदर्शी नेतृत्व है, उसने जो रोड मैप बनाया
उस पर भारत विश्व गुरु का स्थान प्राप्त करेगा। आप सबने भी पढ़ा होगा कि जब 2014 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने कुर्सी संभाली थी, तब हम दुनिया में 11वें नंबर की इकोनॉमी थे। कब 10 पर आ गए, कब 9 पर आ गए, कब 8 पर चले गए, कब 7 पे गए, कब 6 पे गए, हमें पता ही नहीं चला। सच बता रहा हूँ, हम लोगों को भी पता नहीं चला जो मत पर बैठे। लेकिन जैसे ही हम 5वें पायदान पर गए तो देश के लोगों को नहीं पता, लेकिन दुनिया ने लिखना शुरू किया कि हमने ब्रिटेन को जब 6वें स्थान पर ढकेला और हम 5वें स्थान पर गए, तो अमेरिकन अखबारों ने लिखा कि जिनने 250 साल जिस देश को गुलाम रखा, उसकी अर्थव्यवस्था ने ब्रिटेन को पीछे धकेलकर 5वां स्थान प्राप्त किया। जब ये बात प्रधानमंत्री कह रहे थे, तब लोग मजाक उड़ा रहे थे। आज भी कोई कह रहा था कि आज हमारे किसी उद्योगपति का बयान आया है कि 2027 तक 40 ट्रिलियन की इकोनॉमी होगी। अरे प्रधानमंत्री ने तो 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी की बात की थी कि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी हम देश को बनाएंगे। आज हमारा उद्योगपति देश समझ रहा है कि दुनिया भारत का इंतजार कर रही है। एक पक्ष है जो आर्थिक रूप से समृद्धि प्राप्त कर रहे हैं, और दूसरा पक्ष है कि अमेरिका युद्ध की बात कर रहा है, रूस युद्ध की बात कर रहा है। उनके सामने कोई बोल नहीं रहा, लेकिन भारत का प्रधानमंत्री शांति की बात कर रहा है, क्योंकि हम भारत के लोग हैं। वो कहते हैं कि आज मानवता बचाने की जरूरत है, युद्ध की जरूरत नहीं है। उसे खाद्यान्न उसे पहुंचाने की जरूरत है। रूस और यूक्रेन के युद्ध के बाद दुनिया में भोजन का संकट पैदा हो रहा है। मुझे लगता है कि हम किसान भाइयों को भी इस बात की चिंता करनी होगी कि आने वाले 2 वर्ष चुनौतियों के वर्ष है। हमने 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज दिया क्योंकि हमारे पास अनाज था। कोरोना में हमने वो सारे पैरामीटर्स को नीचे रखा जिसको दुनिया संभाल कर नहीं रख पाई, लेकिन हम संभाल कर रख पाए। जो लोग हम पर उंगली उठाते हैं, उनको अमेरिका के बारे में बताना पड़ेगा और रूस के बारे में बताना पड़ेगा, जो दुनिया के सबसे ताकतवर देश है। और ये समृद्धि अगर आई है तो प्रधानमंत्री जी कहते हैं उसका श्रेय किसी को जाएगा तो देश के किसान को जाएगा और हमारी मातृशक्ति को जाएगा। जो समूह की ताकत है, ये दुनिया की इकोनॉमी में भारत को अव्वल बनाने का काम करेगी। वो हमारी माताएं बहनें जो लगातार दिन रात काम करती हैं, लेकिन ऑर्गेनाइज वे में जब किसी समूह के रूप में वो काम करती है या कंपनी के रूप में काम करती है, तो उसकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ जाती है और उसका लाभ भी बढ़ जाता है। हमें खाली उनको ये दिशा देनी है कि उनकी मार्केटिंग कैसी हो, उनकी ब्रांडिंग कैसी हो, सिर्फ इतनी ही आपको चिंता करनी है। और ऑनलाइन जिस प्रकार से प्लेटफॉर्म प्रधानमंत्री मोदी ने तैयार किए हैं, उसका परिणाम है कि तमिलनाडु का एक महिला समूह जो चीज बनाता है उसका उपयोग प्रधानमंत्री कार्यालय में हो रहा है। ये ऑनलाइन मार्केटिंग की ताकत है। अनदर कौन गाँव में क्या गाँव में बहुत अच्छी अच्छी चीजें बनाती है हमारी माताएं बहनें, लेकिन दुनिया नहीं जानती, बाजार से नहीं पहचान पाता। लेकिन एक बार ऑनलाइन मार्केटिंग में अगर वो जाते हैं, न जाने कहाँ का आदमी उसे पसंद करता है, उसकी कीमत भी देता है, उसको खरीदता भी। ये है चीजें परिवर्तन की। इस परिवर्तन को हमें स्वीकार करना होगा। और इसलिए मैं ये विनती करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ कि मैं आया हूँ पार्टी के काम के लिए। शुरू में हम कभी नहीं लड़े, लेकिन मित्रों मैं भरोसा रखता हूँ सिर्फ मोदी के काम काज पर कि मैंने गरीब आदमी की सेवा की, अगर सबके बारे में ईमानदारी से विचार किया है तो निश्चित रूप से लोग खड़े होंगे अपने हाथ में कमल लेकर, तो कहीं ना कहीं हमारी ताकत कैसे खड़ी होगी ताकि हम लोकतंत्र में अछूते ना रहें। हम भी चाहते हैं कि हमारा कर्तव्य हो। हम राज इसलिए नहीं चाहते कि हमें उस बात का कोई लूटने का मौका मिले। हम तो ये चाहते हैं कि पार्टी का काम करना ये हमारा कर्तव्य है। मैं पार्टी का कार्यकर्ता पहले हूँ, मंत्री बाद में हूँ। अगर मोदी जी ने मुझको जिम्मेदारी दी है तो इस समय कल्चर और टूरिज्म भी मेरे पास में था, आज जैसे कि वो फूड प्रोसेसिंग है। जब जीवन में आपको काम करने का मौका मिलता है तो ये विरासत बचाने का काम है। तो संस्कृति मंत्रालय में भी कर रहा था, मैं आज भी वही काम कर रहा हूँ। अगर हम अपनी विरासत को बचा के रखेंगे तो आप मानकर चलना हमारे आने वाले बच्चे भी सुखी होंगे। वरना पैसा आपके पास होगा तो संतान बिगड़ जाए तो उस पैसे का कोई मतलब नहीं होता। मैं कल धन्यवाद दे रहा था अपने पुरखों को, अपने गुरु को, पार्टी को कि कल संत ज्ञानेश्वर जी की समाधि की धनतेरस थी। और जब मैं समाधि के प्रणाम करने के लिए गया तो वो भी कह रहे थे जो वहाँ के भगत लोग थे, मैं भी कह रहा था
कि आज ही के दिन मुझे उसी समाधि पर प्रणाम करने का मौका मिला जब उन्होंने समाधि दी थी। ये चीजें हैं जो परोक्ष में मिल जाती हैं, कभी कल्पना मैंने नहीं की। अगर मैं पार्टी ने मुझे यहाँ नहीं पहुंचाया होता तो क्या मैं संत ज्ञानेश्वर की समाधि को कोई प्रणाम कर पाता? उसकी कोई कीमत हो सकती है क्या? इन अवसरों को कभी पैसे में नहीं खरीदा जा सकता, शायद सोचकर भी मैं नहीं आ पाता। और इसलिए मुझे लगता है कि परोक्ष में क्या मिलता है वो बेश कीमती होता है। और इसलिए मैं आपसे यही विनती करता हूँ, आज हम अपने प्रधानमंत्री को धन्यवाद देने के इसलिए आए कि हम श्रेय लेने नहीं आए, लेकिन सच बताने के लिए आए। तो सत्य को प्रमाण की नहीं, प्रणाम की आवश्यकता होती है, ऐसा मेरे गुरुदेव कहते थे। मैं आप सबको, आपने शांति से मेरी बात को सुना है, मैं आप सब बुजुर्गों को जो मुझसे उम्र में बड़े हैं उन्हें प्रणाम करता हूँ, मातृशक्ति को प्रणाम करता हूँ। सभी को नमस्कार। भारत माता की जय। आदरणीय मंत्री महोदय साहेबांना धन्यवाद व्यक्त करून 2 मिनिट आपल्याला बहुत सूचना